मई 2022 में जो बिजनेस लॉ का पेपर पूछा गया उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सो दैट पता चले कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। जनरली स्टूडेंट्स गलती वहां पे कर देते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो डायरेक्टली पहले ही आंसर कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है और आप डायरेक्टली उसको यस और नो स्टार्टिंग में ही आपके आंसर में दिखा देते हैं तो दैट इज रॉन्ग। ऐसे नहीं करना है। आपको पहले जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें लीगल कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रही है उसको पहले मेंशन करना है। फिर आपको कंक्लूजन के ऊपर आना है, फिर आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बताने हैं। तो डायरेक्टली आपका आंसर यस और नो में हो सकता है, नहीं हो सकता, लायबल फॉर डैमेजेस, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड फर्स्ट राइट द प्रोविजन, देन द फैक्ट्स एंड देन द कंक्लूजन। तो कुछ क्वेश्चंस हम सजेस्टेड आंसर्स देख रहे हैं सीए इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन है। यू कैन सी शीना एक क्लासिकल डांसर है। उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया है शीतल विद्या मंदिर के साथ कि वो 60 डांस परफॉर्मेंस देंगे और कॉन्ट्रैक्ट इनका ऐसा था कि वीकेंड में वो परफॉर्म करेंगे एंड 10,000 पर परफॉर्मेंस इनको पेमेंट होगा। फाइन। महीने के बाद वो एब्सेंट रहते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते और एब्सेंट रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली हर वीकेंड में परफॉर्म करना था बट शी रिमेन्स एब्सेंट ड्यू टू हर पर्सनल रीजंस विदाउट इन्फॉर्मिंग। तो यहाँ पे हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई करके बताना है कि क्या शीतल विद्या मंदिर का राइट है टर्मिनेशन का, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली प्रोविजन जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये पूरा एग्जांपल जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जो यूनिट है वो यूनिट 4 के अंदर दिया ही हुआ है। तो यूनिट 4 में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 39 करके सेक्शन थी। उस सेक्शन में क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई सामने वाला पार्टी परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज रिफ्यूज करे या खुद को परफॉर्मेंस करने से डिसेबल कर दे तो जो दूसरी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है और डैमेजेस भी मांग सकते हैं। कभी भी अगर आप राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो यू हैव राइट ऑफ डैमेजेस। तो यहाँ पे शीतल विद्या मंदिर जिस समय शीना परफॉर्मेंस नहीं कर रही है उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का डिसीजन ले सकते हैं और फिर डैमेजेस भी मांग सकते हैं। बट ध्यान में ये रखना है कि अगर अ, इनको आगे जाके वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक कुछ समय के बाद अगर शीना वापस आती है, नेक्स्ट वीकेंड में शीना आती है और उसको परफॉर्म करने दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जाता, दैट मीन्स यू आर कंटिन्यूइंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बाद में सेम ग्राउंड के ऊपर सेम रीजन की वजह से कैंसलेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब 3-4 वीक के बाद अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपने कुछ समय पहले एब्सेंट रहे थे तो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसा आप बाद में नहीं कर पाएंगे, सब्सिक्वेंटली नहीं कर पाएंगे। जब वो कैंसलेशन करना है, जब डिफॉल्ट होता है तभी कैंसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली सेक्शन 39 शीतल विद्या मंदिर को टर्मिनेशन का राइट देता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये मेंशन कर देना है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शीना ने परफॉर्म नहीं किया है तो अदर पार्टी को कैंसलेशन का अधिकार है। ठीक है। और फिर देखो सेकंड पॉइंट क्या पूछा है। इफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड शीना अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस, एक बार कंटिन्यूएंस के लिए इन्फॉर्म कर देते हैं तो क्या बाद में फिर से रिसाइंड, रिसाइंड मतलब कैंसिल कर सकते हैं आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली। वी सेड नो। एक बार आप कंटिन्यू कर लें तो फिर से उसी ग्राउंड को लेके उसी रीजन को लेके आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्या ये डैमेजेस मांग सकते हैं? यस। अगर अभी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ शीना तो शीतल विद्या मंदिर राइटफुली दे कैन आस्क फॉर डैमेजेस। तो आप देखेंगे, आंसर देखेंगे तो पहले उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं लिखा। आप देखें, यू कैन सी
द आंसर, when party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing in its entirety, the promisee may put an end to the contract. promisee cancel कर सकता है, ठीक है। और damages के लिए भी, if the person rightfully resigns the contract is entitled to compensation, compensation भी ले सकता है, damages भी ले सकता है। फिर उसी को देखो कंक्लूड किया, फिर आंसर दिया। तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पहले आपको उसके रिलेटेड प्रोविजन लिखनी है, फिर आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर कंक्लूजन बताना है। डायरेक्ट कंक्लूजन बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपका व्यू पॉइंट रखने के बाद कंक्लूजन आपको बताना है। और बहुत हमेशा स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि क्या सेक्शन याद रखना जरूरी है? नहीं, सेक्शन याद रखना कंपलसरी नहीं है। सेक्शन याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट नहीं है तो आपको गलत सेक्शन लिख के नहीं आनी है। गलत सेक्शन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर याद है तो ठीक है, बाकी उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करनी है आपको जो प्रोविजन है उसको समझने में, सो दैट आप डायरेक्टली उसको केस के साथ रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डांसर वाला या जो भी है वो एग्जाम्पल सिंगर का एग्जाम्पल था परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाउ सेकेंड केस देखते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओके, ये कंपनीज एक्ट का है। लिमिटेड empowers its मैनेजिंग एजेंट टू बोरो लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने 18 लाख का बोरोइंग कंपनी के नाम पे किया, ठीक है। अब कंपनी जो है वो मना कर रही है रीपे करने से, ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्रीटेक्स्ट that no resolution authorizing such loan have been actually passed by the company and therefore company is not liable to pay such loan। तो बेसिकली आर्टिकल में पावर है कि कंपनी अपने जो डायरेक्टर्स हैं वो बोरो कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे लोन, तो आर्टिकल्स में पावर दिया है। बट डायरेक्टर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किए बगैर उन्होंने बोरोइंग कर ली। अब ये लोग मना कर रहे हैं कि हम रीपे नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बोरोइंग जो किया है दैट इज नॉट एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनीज एक्ट के मर्ज हो रहे हैं। एक है अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट ये कहता है कि जो कंपनी के पावर में नहीं है वो काम अगर कंपनी करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो कंपनी को अगर अपने मेमोरेंडम में कोई काम करने का अधिकार नहीं है, कंपनी वो काम करती है तो वो काम वॉइड हो जाता है। तो उस एंगल से पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी को वो काम करने का अधिकार है। देन आंसर इज यस। यहाँ पे कंपनी के आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में लोन लेने का अधिकार है और वो मैनेजिंग एजेंट के द्वारा ले सकते हैं, दैट इज गिवन। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है दिस इज एक्टिंग इन फेवर ऑफ द आउटसाइडर, कि भाई आउटसाइडर ये वेरीफाई कर लेंगे कि कंपनी को पावर है कि नहीं है, कंपनी लोन लेने के लिए उनको पावर है कि नहीं। बट क्या कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, क्या कंपनी ने प्रोसीजर फॉलो किया कि नहीं, ये आउटसाइडर वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे रेजोल्यूशन पास करना वो कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग है, और इंटरनल प्रोसीडिंग वेरीफाई करने के लिए थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कंपनी अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन पास नहीं करती है और उसके बगैर लोन ले लेती है तो भी थर्ड पार्टी को लोन की रिकवरी का पूरा अधिकार है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपका इंटरनल प्रोसीजर चेक करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्टिंग इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को यहां अधिकार मिलेगा कि वो लोन रिकवर कर सकता है। ऐसा एक जजमेंट था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, उसको तुर्कन रूल भी कहा जाता है। तो सिमिलर जजमेंट था। तो यहाँ पे पहले हमको इंडोर मैनेजमेंट क्या है वो थोड़ा बताना है, और हमें बताना है कि कंपनी को यहाँ पे लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा
आपने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, वो तो कंपनी का खुद का प्रॉब्लम है। वो इंटरनल प्रोसीजर कोई थर्ड पार्टी चेक करने नहीं जाने वाला है। ठीक है, यू कैन सी इंडोर मैनेजमेंट, डायरेक्टली उसी का रेफरेंस दिया है। पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड करेक्टली। ठीक है, ट्रांजैक्शन अगर मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से है तो उन्हें इंटरनल प्रोसीजर देखना नहीं है। ठीक है, फिर थोड़ा समझाया है, इंडोर मैनेजमेंट को ही समझाना है। नाउ वी वी आर सीइंग डायरेक्टली द कंक्लूजन इन द गिवन क्वेश्चन। कंपनी बीइंग एक्सटर्नल टू द कंपनी, ये जो लोन देने वाली कंपनी है वो तो एक्सटर्नल पार्टी है, थर्ड पार्टी है। नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास प्रॉपर्ली, ये चेक करना उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता है। इवन इफ कंपनी क्लेम्स दैट नो रेजोल्यूशन वाज पास्ड, आरना लिमिटेड इज बाउंड टू रीपे द लोन, थर्ड पार्टी को लोन का रीपेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर का मैनर ये होना चाहिए कि पहले आप प्रोविजन को समझाओ कि इस केस में कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, और फिर आप कंक्लूड करो। डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं करना है। क्वेश्चन 2 जो है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं, उसमें कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। तो हम जो प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चंस हैं वही हम ले रहे हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। नाउ क्वेश्चन 3B, तो सिचुएशन देखते हैं। सृष्टि माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज और एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपनी एज को मतलब माइनर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मेजर है, और ऐसा करके वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 60,000 का लैपटॉप परचेस कर रहे हैं। नाउ बाकी का उन्होंने जो पेमेंट है वो विथ इंटरेस्ट 16% के साथ, मतलब क्रेडिट पे परचेस किया है। एंड शी टोल्ड हिम दैट इन केस शी वोंट बी एबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फादर विल पे, और ऐसा भी गारंटी दे के आ गए हैं कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी तो मेरे फादर दे देंगे, आप चिंता नहीं करो। फादर ने नहीं बोला है, खुद माइनर ऐसा बोल के आए हैं कि मैं तो मेजर हूं, ऐसा रिप्रेजेंट किया। लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, और बोला कि मैं नहीं चुकाऊंगी तो मेरे फादर चुका देंगे। ठीक है, 1 साल के बाद जब पेमेंट मांगा गया तो वो तो मना कर रही है सृष्टि। तो अब ओनर के पास क्या अधिकार है, और सृष्टि ने डायरेक्टली ओनर को बोल दिया कि भाई मैं तो माइनर हूं, मैं तो मेजर नहीं हूं, तो मेरे से तो तुम कुछ रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सृष्टि ने बताया ओनर को। नाउ शी विल बी एडल्ट ऑन 1 जनवरी ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड, तो वो रेटिफाई करने की बात कर रही है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल करने की बात कर रही है। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है। वैसे आप मोटा मोटा देखेंगे ऊपर से तो पहली बात आ रही है कि माइनर मेजर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या माइनर खुद को मेजर की तरह रिप्रेजेंट करे तो वो बाउंड हो जाएगा? तो आंसर इज नो। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर हमेशा कह सकता है मैं मेजर हूं, मैं मेजर हूं, बट वो रहेगा माइनर। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर, माइनर को डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल एप्लीकेबल नहीं है, ये बात आएगी। दूसरी बात, अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो बेसिक रूल अप्लाई हो जाता है कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस आपको लिखना है कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड है, तो कोई अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है, क्या माइनर के पेरेंट माइनर के काम के लिए जिम्मेदार है? देन अगेन आंसर इज नो। पेरेंट्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर अनलेस माइनर इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तो ही पेरेंट जिम्मेदार है, अदरवाइज पेरेंट जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट बाउंड नहीं है। एक और बात,
क्या माइनर मेजर होने के बाद माइनॉरिटी के दौरान जो काम किए हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं? मेजर होने के बाद क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो मैंने माइनॉरिटी के दौरान लोन लिया था या उधार लिया था वो मैं चुका दूंगा? देन आंसर इज नो। माइनर मेजर होने के बाद रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि माइनर प्रॉमिस कर रहा है, बदले में सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, जो किया था वो माइनॉरिटी के दौरान किया था, तो माइनर सब्सिक्वेंटली अप्रूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ये सब लिखना है। इन्होंने आंसर में एक पॉइंट नहीं लिखा है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, बट इन्होंने नहीं लिखा है। फाइन, इन्होंने सिर्फ मेंशन किए हैं कौन से पॉइंट, देखो पूछा क्या है हमको, by filing a case against सृष्टि माइनर क्या पैसे वसूल किए जा सकते हैं? आंसर इज नो, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। क्या उनके फादर से पैसे वसूल किए जा सकते हैं? आंसर इज नो। क्या माइनर मेजर होने के बाद उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो, दैट एग्रीमेंट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। देखो, तो पहली बात कर दी, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, फिर दूसरी बात कि माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट, पेरेंट बाउंड नहीं है। तीसरी बात, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। तो यूनिट 3 के अंदर माइनर वाले एग्रीमेंट में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज क्लियर। क्वेश्चन 4 का बी, देखते हैं सिचुएशन। पार्टनरशिप फर्म का केस दिया है, 3 पार्टनर है ए, बी और सी। मिस्टर ए बहुत सीनियर पार्टनर है, वो अपना शेयर अपने सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, और बी और सी जो है वर नॉट इंटरेस्टेड दैट मिस्टर प्रतीक ज्वाइन देम एज अ पार्टनर। ओके, अब प्रतीक को ऐसा लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही प्रॉफिट नहीं है। फाइन, प्रतीक जो है वो मिस्टर ए का सन है, मिस्टर ए पार्टनर है। ही वांटेड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। However, other partner believed that he cannot challenge the books. Can Mr. प्रतीक, अब क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रतीक को एज ए पार्टनर उनके फादर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि न्यू पार्टनर, क्या ओल्ड पार्टनर अपनी जगह किसी और को पार्टनर बना सकता है? देन आंसर इज नो। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, यूनेनिमस कंसेंट चाहिए, सर्वसम्मति होगी तो ही न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। तो प्रतीक को उनके फादर अपनी जगह पार्टनर नहीं बना सकते हैं। मिस्टर ए चाहे तो खुद रिटायर हो सकते हैं, बट उनकी जगह पे कौन आएगा वो डिसाइड करने का अधिकार अकेले मिस्टर ए का नहीं है, दूसरे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। सो प्रतीक कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बाय मिस्टर ए, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, क्या मिस्टर ए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर प्रतीक को ट्रांसफर कर सकते हैं, सन को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर है वो आपकी प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी है, पार्टनर उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ मोर्गेज, बाय वे ऑफ प्लेज, किसी भी तरह से वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं? जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, लाइक मिस्टर ए अगर प्रतीक को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं तो प्रतीक को क्या अधिकार मिलेगा? प्रतीक को सिर्फ प्रॉफिट रिसीव करने का अधिकार मिलेगा, प्रतीक को डे टू डे अफेयर्स में इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है, कोई ओपिनियन देने का अधिकार नहीं है, उसको हिसाब चेक करने का अधिकार नहीं है, बुक्स वेरीफाई करने का अधिकार नहीं है,
उसे सिर्फ अधिकार है जो प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स तय करें वही प्रॉफिट वो स्वीकार करेगा, उसे एडिशनली कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या मिस्टर ए प्रतीक को अपनी जगह पार्टनर बना सकते हैं? आंसर इज नो, सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या प्रतीक को अगर शेयर मिलता है तो प्रतीक क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई कर सकता है? आंसर इज नो, उसको बुक्स चेक करने का अधिकार नहीं है। जो भी पार्टनर्स प्रॉफिट तय करें वही उसे स्वीकार करना है। तो पूरा वही समझाया हुआ है, यू कैन सी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। New partner cannot be introduced without the consent of all the existing partners. सबकी परमिशन लेनी पड़े। दूसरा पॉइंट, राइट ऑफ ट्रांसफर योर पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है by sale, mortgage or creating charge. This does not entitle the transferee to interfere in the conduct of the business, to require accounts, to inspect the books. उसको सिर्फ क्या अधिकार मिलेगा? एक ही अधिकार मिलेगा, to receive share of profit, and he has to accept the account of the profits agreed by all the partners. ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट। फाइन। नाउ सी क्वेश्चन 5 का ए सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। इसमें सोनल ने ज्वेलरी शॉप में गए, डायमंड बैंगल्स उनको खरीदने थे रूबी स्टोन्स के साथ। तो ज्वेलर ने बताया कि उनके पास बहुत सारी डिजाइन है डायमंड बैंगल बट रेड स्टोन्स के साथ है। अगर उनको कोई डिजाइन अच्छी लगती है तो रेड स्टोन की जगह वो रूबी स्टोन उसमें डाल देंगे, तो डिजाइन वही रहेगी, सिर्फ स्टोन बदल जाएंगे। बट स्टोन को रिप्लेस करने का एक्स्ट्रा कॉस्ट सोनल को बेयर करना पड़ेगा। सोनल ने एग्री किया, ओके फाइन। उन्होंने एक चॉइस भी किया, ठीक है, और एक ब्यूटीफुल सेट उसने सिलेक्ट करके पेमेंट भी कर दिया, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर कर लिया, पेमेंट भी कर दिया। बट जो डायमंड बैंगल है उसमें से रेड स्टोन निकाल के रूबी स्टोन इंस्टॉल करने का समय लगेगा। तो सेलर ने बोला 1 वीक के बाद आप लेके जाना। तो देखो अभी ओनरशिप ट्रांसफर, दिस इज नॉट सेल, ये सेल नहीं है, ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है। अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, बायर ओनर नहीं बना है, और यहाँ पे बायर ने जो प्रोडक्ट मांगा था उस हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, 1 वीक के बाद, जब 1 वीक के बाद वो डिलीवरी लेने के लिए आई सोनल, तो उन्होंने नोटिस किया कि रूबी स्टोन की वजह से डिजाइन पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। मतलब ये बैंगल के साथ जैसे ज्वेलर ने क्या रिप्रेजेंट किया था कि कोई भी डिजाइन में रेड स्टोन की जगह रूबी स्टोन लगा देंगे तो वो अच्छा ही लगेगा, जैसी डिजाइन है वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। बट जैसी डिजाइन है वैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है, और प्रोडक्ट जो है बायर ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा प्रोडक्ट उसको नहीं मिल रहा है। तो बायर ने जो एक्सपेक्ट किया था और जो सेलर ने डिस्क्राइब किया था प्रोडक्ट अगर वैसा नहीं है तो बायर प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ऐसा अधिकार बायर के पास है। देखो क्या सोनल रिकवर कर सकते हैं अमाउंट जो पैसा पेमेंट किया? यस, डेफिनेटली बायर कैन रिकवर द प्राइस। अगर यहाँ पे ज्वेलर ऐसा कहते हैं कि वो डिजाइन चेंज कर देंगे और जैसा सोनल को चाहिए वैसा कर देंगे, तो क्या वो एक्स्ट्रा कॉस्ट मांग सकते हैं? देन आंसर इज नो। एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे मांग सकते हैं? क्योंकि जैसा गुड्स बोला गया था वैसा गुड्स देने का जिम्मेदारी जो है वो सेलर का है। अगर गुड्स उसके साथ मैच नहीं करता है तो गुड्स को उस स्थिति में लाने का जो खर्चा है वो तो सेलर बेयर करेगा, बायर बेयर नहीं करेगा। तो सोनल को कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी है। तो यहाँ पे वही प्रोविजन को पूरा इलोबरेट किया है।
तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर ओनली आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। और रूबी स्टोन की वजह से डिजाइन पूरी डिस्टर्ब हो रही है। तो बैंगल आर नॉट इन द ओरिजिनल पोजीशन, जो सोचा गया था देखा गया था वैसा नहीं है, डिजाइन ही बदल जा रही है। तो सोनल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं और जो उन्होंने पेमेंट किया था वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या ज्वेलर एक्स्ट्रा चार्ज रिकवर कर सकता है अगर डिजाइन में वो चेंज करने को तैयार है? तो यहाँ पे देखो दिया, वो ही कैन नॉट चार्ज फ्रॉम सोनल, सोनल से वो चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना, फाइन।